गोरखपुर जंगल पर राज करने वाला रतन सिंह आज जंगल की नदी पर पानी पीने आता है। तभी उसे दूर नदी में कुछ दिखाई देता है। उसने देखा नदी के बीच लकड़ी की पतवार पर एक नन्हा सफेद शेर तैरता हुआ उसकी ओर आ रहा है। रतन सिंह उस सफेद शेर को देखकर उसे नदी से बाहर निकालता है। अरे बेटा, कौन हो तुम और तुम अकेले इस नदी में क्या कर रहे हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे माता पिता न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मैं हर रोज अपने माता पिता को इसी तरह जंगल में ढूंढता फिरता हूँ। ये सुनकर रतन सिंह को उस सफेद शेर पर दया आ जाती है। यूं तो रतन सिंह के पास वो सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसे हमेशा से एक औलाद की कमी खलती थी। बेटा, तुम परेशान मत हो। बरसों से मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज शायद भगवान ने मेरी सुन ली। तुम खुद को अनाथ मत समझो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ही पास हैं। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब से तुम मेरे पास रहोगे। तब रतन सिंह उस सफेद शेर को लेकर अपनी पत्नी भानु के पास आता है। भानु उस बच्चे को देखकर कहती है, ये सफेद शेर का बच्चा तो बहुत सुंदर है। ये किसका बच्चा है और इसके माता पिता कहाँ हैं? भानु, ये बच्चा अनाथ है। ये मुझे जंगल की नदी में बहता हुआ मिला। और भानु, ये आज से हमारा बेटा है। अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। रतन सिंह और भानु शेरनी उस अनाथ सफेद शेर को पाकर बहुत खुश होते हैं और दोनों मिलकर उस सफेद शेर का पालन पोषण करते हैं। कुछ दिनों बाद वो सफेद शेर बड़ा हो जाता है। रतन सिंह अपने बेटे का नाम वीरू रखता है। वीरू के पिता रतन सिंह के पास कुछ अनोखी शक्तियां थीं। उन शक्तियों से रतन सिंह बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पल भर में हरा देता था। वहीं गोरखपुर जंगल के पास ही रणधीर नाम का एक लालची बाघ रहता था। रणधीर गोरखपुर जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो जानता था रतन सिंह की शक्तियों के आगे वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वहीं एक दिन वीरू जंगल से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी सामने से एक चीता तेजी से उसकी तरफ भागता आ रहा था। वीरू उस चीते को रोककर कहता है, अरे चीता, क्या हुआ? तुम इतनी रफ्तार में कहाँ भागे जा रहे हो? वीरू, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे इसी समय रणधीर बाघ से मिलना है। यह कहकर चीता वहाँ से चला जाता है। चीता का ये बर्ताव वीरू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी झाड़ियों में छिपा हुआ रणधीर बाघ वीरू के पास आता है। वीरू, चीता ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आज ये चीता, कल कोई और होगा जो तुम्हें बिल्कुल बेकार और निकम्मा समझेंगे। रणधीर की बात सुनकर वीरू को और गुस्सा आ जाता है और वो जोर की दहाड़ लगाता है। वीरू, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसे दहाड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इस जंगल में सबसे शक्तिशाली बनना है और यहाँ के जानवरों से इज्जत पानी है, तो तुम्हें तुम्हारे पिता रतन सिंह से वो शक्तियाँ हासिल करनी होंगी। जब तक रतन सिंह तुम्हें वो शक्तियाँ नहीं दे देता, उन शक्तियों के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा रणधीर बाघ, अगर ऐसी ही बात है तो अब तुम ही मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ वीरू, जैसा मैं तुमसे करने को कहता हूँ तुम बस वैसा ही करो। देखना, जल्द वो शक्तियाँ तुम्हारे पास होंगी। तब वीरू भागता हुआ अपने पिता रतन सिंह के पास आता है। पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं। अब आप इस जंगल को और नहीं संभाल सकते, इसलिए आप मेरी बात मानिए। आप अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दीजिए, ताकि मैं गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के सभी जंगलों पर राज कर सकूं। यूं अचानक वीरू की बात सुनकर रतन सिंह को हैरानी होती है। वीरू, ये शक्तियाँ मुझे जंगल पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के गरीब और मजलूम जानवरों की मदद करने के लिए मिली हैं। अभी तुम इसके लायक नहीं हो। जब समय आएगा तब ये शक्तियाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा कहकर रतन सिंह वीरू को शक्तियाँ देने से मना कर देता है। वीरू गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। उस रात वीरू मौका पाकर गुफा में सोए हुए अपने पिता रतन सिंह पर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है और अपने पिता की लाश को घसीटता हुआ उन्हें एक गड्ढे में दबा देता है। वीरू ने ये सब अपने पिता से वो सारी शक्तियाँ पाने के लिए किया था, लेकिन उस रात उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर वीरू घबरा जाता है। अगली सुबह भानु शेरनी को रतन सिंह के मरने की खबर मिलती है। भानु ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर ये सब क्या हो गया? वीरू के पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तभी इतने में वीरू वहाँ आता है। वीरू बेटा, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे पिता के साथ ऐसा किसने किया? तब वीरू बिल्कुल अनजान बनकर अपनी माँ भानु से कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो। जिसने भी पिताजी की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
ये कहकर वीरू अब अपने पिता रतन सिंह की न मौजूदगी में गोरखपुर जंगल को संभालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन रणधीर बाघ वीरू के सामने गोरखपुर जंगल में एक ऐलान करता है। गोरखपुर जंगल के जानवरों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक जंगल को संभालने के लिए एक शक्तिशाली और ताकतवर राजा की जरूरत होती है। महाराज रतन सिंह के जाने के बाद अब सिर्फ एक वीरू ही है जो हमारे इस जंगल को संभाल सकता है। इसलिए आज से गोरखपुर जंगल का राजा वीरू है। और इस तरह वीरू गोरखपुर जंगल का राजा बन जाता है। गोरखपुर जंगल के जानवर अपने महाराज रतन सिंह को भूलकर वीरू को ही अपना राजा मानने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब जंगल में सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से जंगल के जानवर गायब होने लगते हैं। इस बात से सभी जानवर परेशान हो जाते हैं और अपने नए महाराज वीरू के पास आते हैं। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? हमारे जंगल के कई जानवर अचानक से गायब हो गए हैं। लगता है हमारे जंगल में कोई खूंखार जानवर आ गया है। लेकिन महाराज, अगर खूंखार जानवर होता तो हमें जानवरों की हड्डियां मिलती, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है हमारे जंगल के जानवर गोरखपुर जंगल छोड़कर जा रहे हैं। भाइयों, आखिर हमारे जंगल में ऐसी क्या कमी है जिस वजह से जानवर जंगल छोड़कर जा सकते हैं? इधर जंगल के सभी जानवर इस घटना से बहुत परेशान थे, तो दूसरी तरफ वीरू आधी रात अपनी माँ भानु के सोने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी भानु की आँख खुल जाती है। अरे बेटा वीरू, तुम इतनी रात कहाँ जा रहे हो? माँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वीरू वहाँ से चला जाता है। वीरू जंगल की एक वीरान पड़ी गुफा में जाता है और थोड़ी देर बाद गुफा से बाहर निकलकर वापस आ जाता है। उस वीरान पड़ी गुफा के बारे में जंगल में किसी को नहीं पता था। वीरू हर रोज उस गुफा में जाता और कुछ देर बाद वापस आ जाता था। उसने कई दिन लगातार ऐसा ही किया। एक रात जब वीरू उस वीरान गुफा की तरफ जा रहा था, तब उसकी माँ भानु उसका पीछा करती है। वीरू गुफा के अंदर चला जाता है। वीरू को अंदर जाता देख भानु भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर भानु कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुफा के अंदर कई जानवरों की हड्डियां और लाशें पड़ी थीं और उन जानवरों को रणधीर बाघ एक एक करके खा रहा था। ये देखकर भानु हैरान हो जाती है। वीरू, आखिर ये सब क्या है? वीरू पीछे मुड़कर अपनी माँ को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पिताजी की शक्तियाँ चाहिए जो मुझे इस गुफा को बलि देकर ही मिल सकती हैं। वीरू, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यूं इस तरह मासूम जानवरों को मारोगे। मैं जानती हूँ रणधीर, ये सब तुम्हारी ही चाल है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भानु, एक तो मैं तुम्हारे बेवकूफ बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रहा हूँ और तुम मुझे ही आंख दिखा रही हो। तुम्हारे इस बेटे वीरू ने शक्तियाँ पाने के लिए अपने ही पिता यानी तुम्हारे पति रतन सिंह को जान से मार डाला। ये सुनकर भानु के होश उड़ जाते हैं। वीरू बेटा, ये रणधीर बाघ क्या कह रहा है? क्या सच में तुमने अपने पिता की हत्या की है? तब वीरू अपनी माँ भानु को सारी सच्चाई बताता है। भानु और वीरू आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक मौका देखकर रणधीर बाघ उन दोनों पर हमला करता है। भानु और वीरू दोनों घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हो, वीरू, मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने कमजोर हो। बेवकूफ वीरू, मैंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि मैं तुम्हारे पिता रतन सिंह को अपने रास्ते से हटा सकूं। तूने मेरी बातों में आकर अपने ही पिता को मार डाला। अब ये जंगल मेरा है और आज से तू और तेरी माँ, तुम दोनों मेरी गुलामी करोगे। हो। रणधीर की बात सुनकर वीरू हैरान हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वीरू जोर की एक दहाड़ लगाता हुआ उठ खड़ा होता है और रणधीर पर एक जोरदार हमला करता है और उस रणधीर बाघ को वहीं जान से मार डालता है। वीरू रणधीर को मारकर अपनी माँ भानु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। वीरू की माँ भानु उसे माफ कर देती है और फिर वीरू गोरखपुर जंगल का राजा बनकर अपने पिता रतन सिंह के जंगल को संभालता है।